राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 4 पर। धारा 4 को संपत्ति अंतरण अधिनियम की बैसाखी कहा जाता है, इसकी सहायक धारा कही जाती है, इसको अनुपूरक धारा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले सबसे पहले आप लोग चैनल पर यदि नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट वीडियो को करते रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आता तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। लेकिन ज़रूर मैं एक बात कहूँगा कि आप वीडियो को एक से अधिक बार देखिए। अगर समझ में नहीं आता है तो समझ में ज़रूर आ जाएगा कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो समझ में ना आए। मैंने बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। और आप लोग अगर पीसीएसजे की तैयारी करना चाह रहे हैं, एपीयू की तैयारी करना चाह रहे हैं, एचजीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासें लगातार संचालित की जा रही हैं। आप लोग अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। एलएलबी कर रहे हैं, आपको लगता है कि अच्छे नंबर गेन करने चाहिए, ठीक है, आपको क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास हमारी ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे नंबर गेन करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं। हाँ, हमारा संपर्क सूत्र है 9161113061। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं या जो भी आपको जानकारी लेनी है आप जानकारी भी ले सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे धारा 4 का जिक्र किया है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि जो है संपत्ति अंतरण अधिनियम पे जो है कौन कौन से और अधिनियम इस पे प्रभावी होते हैं, या वो कौन कौन से अधिनियम हैं जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के साथ पढ़े जाते हैं, या वो कौन कौन से अधिनियम हैं जिनके बिना संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधान अधूरे हैं या अपूर्ण हैं। तो आपको धारा 4 का जिक्र करना होगा। तो धारा 4 कौन सा ऐसा व्यवस्था करती है, ठीक है, जिसके बिना संपत्ति अंतरण अधिनियम अपने आप में अधूरा है, उसी पे हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पे धारा 4 कहती है कि इस अधिनियम में यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम में जहाँ कहीं सक्षमता की बात आएगी कि कोई व्यक्ति सक्षम होना चाहिए ये कार्य करने के लिए, तो सक्षम हम किसे कहेंगे यानी कॉम्पिटेंट किसे कहेंगे, इसका निर्धारण इस टीपीए में नहीं बताया गया है बल्कि संविदा अधिनियम में बताया गया है। तो संविदा अधिनियम के अनुसार ही सक्षमता मान्य होगी। जैसे कि धारा 7 में आप देखेंगे, यानी इसी टीपीए की धारा 7 में बताया गया है कि संपत्ति अंतरण कौन कर सकता है। तो लिखा गया है वो व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और उस संपत्ति का हकदार हो या हकदार व्यक्ति की तरफ से प्राधिकृत हो। तो संविदा करने के लिए सक्षम हो, तो संविदा करने के लिए कौन सा व्यक्ति सक्षम है इसका उल्लेख अलग से संपत्ति अंतरण अधिनियम में नहीं किया गया है। संविदा करने के लिए कौन सा व्यक्ति सक्षम है इसका उल्लेख आपके जो है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में बताया गया है, ठीक है। तो कौन से करार संविदा हैं, कौन व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है, धारा 10, धारा 11, धारा 12, यानी ये संविदा अधिनियम की धारा का जिक्र मैं कर रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है। धारा 11 में आप देखेंगे लिखा हो, धारा 10 में लिखा गया है कौन से करार संविदा है, तो धारा 10 में ही बताया गया है कि ठीक है, जब स्वतंत्र सहमति से यानी दो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण उद्देश्य एवं विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए कार्य किया जाता है तो वो संविदा कहलाता है, बशर्ते उसे अन्यथा शून्य घोषित न किया गया हो। तो प्रश्न ये है कि स्वतंत्र सहमति क्या है, सक्षम पक्षकार क्या हैं, ठीक है, और विधिपूर्ण उद्देश्य क्या है, विधिपूर्ण प्रतिफल क्या है। तो धारा 11, धारा 12 सक्षम पक्षकार बताती है, धारा 13 से लेकर के धारा 14 स्वतंत्र सहमति बताती है कि कब सहमति स्वतंत्र मानी जाती है, कब नहीं मानी जाती है। तो इस क्रम में पूरा जो है संविदा अधिनियम जो है धारा 1 से लेकर के 30 तक प्रमुख रूप से संविदा करने के लिए सक्षमता का डिक्लेरेशन करती है। तो जहाँ कहीं इस अधिनियम में सक्षमता की बात आई, वह व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, तो वो हम किसे मानेंगे, यहाँ पे हम संविदा अधिनियम का ही जो है इंटरप्रिटेशन करेंगे और संविदा अधिनियम के अनुसार जिससे सक्षम माना गया है वही यहाँ सक्षम होगा। मुख्य रूप से 18 वर्ष जो पूरा कर चुका है, ठीक है, वो व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम माना जाता है। उसके अलावा पंजीकरण अधिनियम भी इस अधिनियम पे लागू होता है, यानी जहाँ कहीं इस अधिनियम में पंजीकरण कराने की बात की गई है, रजिस्ट्री कराने की बात की गई है, वहाँ पे भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 लागू होता है। जैसा कि इस अधिनियम में जो संपत्ति के ट्रांसफर की बात की गई है, 6 तरह से संपत्ति के ट्रांसफर का उल्लेख किया गया है संविदा अधिनियम
संपत्ति अंतरण अधिनियम में? संपत्ति अंतरण अधिनियम में संपत्ति के ट्रांसफर करने के सभी ढंग नहीं बताए गए हैं, केवल 6 तरीके बताए गए हैं, जिसमें से पहला विक्रय है, दूसरा बंधक है, तीसरा जो है आपका विनिमय है वो पट्टा है, फिर चौथा जो है विनिमय है, पांचवा पहला विक्रय है, दूसरा बंधक है, तीसरा आपका पट्टा है, चौथा विनिमय है, पांचवा दान है, छठवां अनियोज्य दावा है। तो इस तरह से ये 6 तरीके बताए गए हैं। तो इन ढंगों में जहां कहीं रजिस्ट्री कराने की बात की गई है, ठीक है, वो धारा यहाँ फॉर्मेलिटी जी लिखी हुई है, धारा 54 का पैरा 2, 3, धारा 59, धारा 107, धारा 123, ठीक है। यानी धारा 54 पैरा 2 क्या हो गया, सेल के लिए फॉर्मेलिटी बताई गई है, धारा 59 मार्गेज के लिए, धारा 107 जो है लीज के लिए, धारा 123 गिफ्ट के लिए। तो यहाँ फॉर्मेलिटी बताई गई और यहाँ कहा गया पंजीकरण जरूरी है। तो पंजीकरण जरूरी है, तो पंजीकरण कैसे कराया जाएगा, यानी रजिस्ट्री कैसे कराई जाएगी, इसके लिए यहाँ जो संपत्ति अंतरण अधिनियम में कुछ भी नहीं बताया गया है कि रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे गवाह होंगे, ठीक है, फिर कैसे लिखा जाएगा, क्या फॉर्मेलिटीज होगी, कुछ नहीं बताया गया। वो सब कहाँ बताया गया, फोटो कैसे लगेगा, ठीक है, तो ये सब कहाँ बताया गया, भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 में बताया गया है। तो भारतीय पंजीकरण अधिनियम इस पे प्रभावी होगी, यानी जहां कहीं रजिस्ट्री की बात आएगी कि अंतरण पे रजिस्ट्री जरूरी है, वहां ट्रांसफर पे रजिस्ट्री कैसे किया जाएगा, भारतीय पंजीकरण अधिनियम लागू होगा। तो इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम में जहां कहीं पंजीकरण की बात की गई है, ठीक है, यही धाराएं हैं जहां पंजीकरण की बात की गई, जिसका उल्लेख मैंने यहाँ कर दिया है, तो उस पर पंजीकरण अधिनियम लागू होगा। जहां कहीं संविदा करने के लिए सक्षमता की बात आएगी, वहां भारतीय संविदा अधिनियम 1872 लागू होगा। तो इस तरह से संपत्ति अंतरण अधिनियम पे ये 2 अधिनियम सहायक अधिनियम के रूप में काम करते हैं, सहायक है, सपोर्टिंग है, इसको आप बैसाखी कह सकते हैं, सहायक धारा कह सकते हैं, सहायक जो है अधिनियम कह सकते हैं, ठीक है, सहायक धारा नहीं सहायक अधिनियम कह सकते हैं, या इसको अनुपूरक अधिनियम भी कह सकते हैं, या अनुपूरक प्रावधान कह सकते हैं। ये कहाँ बताया गया है, टीपीए की धारा 4 में यही बात बताई गई है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम जो है अपने आप में संपूर्ण नहीं है, इसके 2 बैसाखी हैं या 2 अनुपूरक अधिनियम हैं, वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम, वो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम और जो है संविदा अधिनियम। तो यही है धारा 4, जिसका जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया। प्रारंभिक परीक्षा के लिए और इंटरव्यू के लिए महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अब इस तरह से अब हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, अध्याय 2 पे हम लोग शुरुआत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे अध्याय 2 से।